हेलो एवरीवन, 3D साइंस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नवीन आपको बायो करवाने वाला हूँ। तो हमारा बायो का फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल। आप सबको पता है, आपने पढ़ा हुआ है सेल के बारे में। पहले जो छोटी क्लासेस में हम सीख कर आए ही हैं कि जो सेल है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है और हम इसको फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सेल क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो सेल है उसका ओवरव्यू देखेंगे कि उसके अंदर जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो सेल है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी बाहर वाली बाउंड्री कैसी है, इसके अंदर लिक्विड कैसा है, इसके अंदर डेंस जो चीज़ है वो क्या है, तो वो हम ओवरव्यू में देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जो सेल्स की शेप रहती है, साइज़ रहता है, उनमें क्या डिफरेंस रहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे फोकस करेंगे जो आपके HTET TGT में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जितना भी हम करेंगे एक दिन में, एक लेक्चर में, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ, हमारी इस क्लास के साथ, हमारे चैनल के साथ। चलिए आज के लिए हमें क्या करना है वो चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ सेल देखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो सेल रहते हैं वो अलग अलग शेप के रहते हैं, साइज़ के रहते हैं। सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है। आपको पता है कि इससे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे छोटा सेल कौन सा है इन द अर्थ, ऑन द अर्थ कौन सा जो सेल है वो सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा सेल है, वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल्स में। ओके, अब के लिए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सेल। सेल क्या है, आप सबको पता है सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते ही क्यों हैं। तो हम यूँ देखते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं। तो आप बोलेंगे कि सर टिश्यू से मिलकर बने हैं। तो अगर आप कहेंगे कि टिश्यू किससे मिलकर बना है, तो जो टिश्यू है वो सेल से मिलकर बना है। अगर सेल परफॉर्म करता है कोई भी एक्टिविटी, वो अफेक्ट करती है टिश्यूज़ को और वो अफेक्ट करती है ऑर्गन्स को, और फिर जो हमारी बॉडी है वो अफेक्ट करती है सबसे लास्ट में। तो हम यूँ कहते हैं कि जो मेन जो एक्टिविटी रहती है वो सेल की ही रहती है। अगर सेल की जो एक्टिविटी है अगर वो किसी वजह से कम हो रही है तो हमारी बॉडी पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। हमारी सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस में जो हमारा जो सेल है वही रिस्पॉन्सिबल है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम और फंक्शन करवाने का काम किसका है, सेल का है। ये जो सेल है, ये चाहे हम छोटी यूनिट की बात करें, छोटी बॉडी की बात करें, जैसे आपको अमीबा यहाँ दिख रहा होगा, हम एनिमल्स की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें, सभी एनिमल्स और प्लांट्स, सभी छोटी जीवों को बनाने वाला और कोई नहीं है, सेल ही है। ठीक है। आगे जैसे कि हम यूँ कहते हैं ना कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी इज सेल। तो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये ब्रिक्स हैं, ये सारे की सारे ब्रिक्स को अगर हम इकट्ठा कर दें तो हम एक वॉल बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, छोटे छोटे सेल से बनी है। ये जब सेल सारे के सारे इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। और जब ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ एक सेम फंक्शन करने वाले, जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, वो सारे एक साथ जब आते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। और बहुत सारे जो ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो लास्ट में क्या बनाता है, हमारी बॉडी बनाता है।
अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। एग्जांपल अगर दें, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं। पर हम सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो आपको पता है कि कहाँ से शुरुआत हुई है, सेल से। तो ये जो क्लास रहेगी, तो इस सारी ये जो क्लास है इसमें हम सेल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सेल के अंदर कितनी ऑर्गेनेलीज रहती है, कैसे वो ऑर्गेनेलीज काम करती हैं, सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनी अपने आप अपना आंसर दे रहा है। यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल। यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कैसे होंगे, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होगा। तो ये जो अमीबा है ये क्या है? यूनिसेलुलर, यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल जो है वो काम करने वाला है। अमीबा के अंदर जो सेल है, या फिर हम यूँ कहें कि जो अमीबा है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर सारे के सारे जो फंक्शन, जो एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के द्वारा की जाती है। सारे के सारे जो फंक्शन है वो एक ही सेल करेगा, चाहे वो खाने को खाने का हो, चाहे खाने को पचाने का हो, चाहे वो रेस्पिरेशन की बात करते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि इंजेशन या ईजेशन की बात करनी हो तो इसकी ये जो स्यूडोपोडिया है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्यूडोपोडिया काम करती है। चाहे मूवमेंट की बात करें, किसी खाने को अगर इंगल्फ करने की बात हो, सारी की सारी जो एक्टिविटी है ये जो एक ही सेल है ये परफॉर्म करता है। तो आपके सामने दो एग्जांपल है, एक अमीबा का है, दूसरा एलिफेंट का है। ये जो अमीबा है एक यूनिसेलुलर बॉडी है और ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा, या फिर मल्टीपल सेल से ये जो बॉडी है ये बनी है। तो यहाँ पर एक लाइन है एनसीईआरटी के अंदर, देखते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। That means the organelles of a cell cannot survive independently। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि क्या क्लोरोप्लास्ट, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, क्या ये सर्वाइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, तो आपका आंसर होगा नो। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो लिविंग बॉडी है, वो सबसे जो लास्ट में जो बनती है, सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल है। अगर हम सेल को भी तोड़ दें तो इसके बाद में जो बॉडी बनेगी, जो ऑर्गेनेलीज बनेंगी, वो अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकती। ये सारी की सारी मिलकर ये जो सेल है इसको चलाती हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन यही बोल रही है कि सेल से छोटी यूनिट सर्वाइव नहीं कर सकती इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की। एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में एक कॉर्क को देखा। कॉर्क क्या है? छाल बोलते हैं, पेड़ की छाल। ये जो पेड़ की छाल है, इन्होंने इसको बहुत करीब से देखा, माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, तो इनको पता चला कि इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है जो कि हमें लगते हैं हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब क्या होता है? आपको पता ही है। हनीकॉम्ब क्या होता है? मक्खियों का छत्ता। तो उनको माइक्रोस्कोप के अंदर मक्खियों के छत्ते की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी और जो अलग अलग कंपार्टमेंट उनमें दिखाई दिए, उन कंपार्टमेंट को इन्होंने बोला कि मैं इनको नाम दे रहा हूँ सेल्स। तो जो ये जो सेल टर्म है ये किसने बताई? तो आप बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने बताई इन 1665। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो आगे एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक के बाद में, जिनका नाम है एंटोन वॉन लीवनहुक। एंटोन वॉन लीवनहुक ने लिविंग सेल को देखा। लिविंग सेल को देखा स्पाइरोगायरा में और बैक्टीरिया के अंदर। इन दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क क्या है रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन लीवनहुक में? एक ने तो डेड सेल को देखा, कॉर्क के अंदर जो डेड सेल्स थे उसको देखा था। दूसरे ने बैक्टीरिया और स्पाइरोगायरा में लिविंग सेल को देखा। तो आपको आंसर भी वैसे ही क्लिक करना है। पहले तो ध्यान से उसको देखना है कि वो लिविंग सेल की बात कर रहा है या डेड सेल की बात कर रहा है।
तो यहाँ पर लीवनहुक के बाद में जो डेंस स्ट्रक्चर है उस डेंस स्ट्रक्चर को नाम दिया किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सेल की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये एक सेल की स्ट्रक्चर है और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होती है डेंस स्ट्रक्चर, जिसके बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ओके तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को कहाँ देखा, तो आप कहेंगे कि रूट सेल्स के अंदर उन्होंने देखा। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल्स। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर एडवांसमेंट आती गई, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उन्होंने कोई जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया, तो वैसे ही जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो उसके अंदर जो मटेरियल है उसके बारे में भी हमें डिटेल जो और भी ज़्यादा डिटेल्स है वो पता लगनी शुरू हुई। तो यहाँ पर आगे जो देखेंगे वो हम देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल कि जो साइंटिस्ट है अब उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया। एक तो ह्यूमन सेल को कंपेयर किया, दूसरी साइड प्लांट सेल को कंपेयर किया। प्लांट सेल के लिए उन्होंने ऑनियन पील को लिया, अनियन का छिलका लिया और उनके सेल्स को बहुत डिटेल से स्टडी किया, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता लगी जो कि हमारी एनिमल सेल से क्या कर रही थी, डिफर कर रही थी। तो हम उन चीज़ों के बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उनका पता लगा। देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटर जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क है। तो अब देखिए, अगर हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये इसके अंदर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल और जो इनर मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें आउटर जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल नहीं है, डायरेक्टली एक ही मेम्ब्रेन है जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि दोनों ही केसेस के अंदर डेंस स्ट्रक्चर पाई गई, मिली, दिखाई दी साइंटिस्ट को, और वो जो डेंस स्ट्रक्चर है उनका क्या नाम दिया गया, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था, इनको नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट है। बस जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल है और एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं है। जो ऑर्गेनेल्स का डिफरेंस है वो हम बस अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो आगे डेंस स्ट्रक्चर है, दोनों में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। आगे लिक्विड प्रेजेंट इन बोथ सेल्स। लिक्विड प्रेजेंट जो है, देखिए ये जो सेल है ये एक एनिमल का सेल है और इसके अंदर एक टाइप का लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब यहाँ सेल से है, प्लाज्म का मतलब यहाँ लिक्विड से है, सेल का लिक्विड। और यही सेल का लिक्विड हमें किस में दिखाई दिया, प्लांट सेल में भी दिखाई दिया। तो जो हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है, अगर कोई सेल कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए और वो जो मीडियम है वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। या फिर हम यूँ कहें कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। आगे हम बात करते हैं जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है ये हम अब बस 2 ही मिनट के बाद में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, तो हमने जो ओवरव्यू है सेल में उसमें क्या देखा, तो देखिए सबसे पहले ओवरव्यू में देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन से आप क्या समझते हैं? सेल मेम्ब्रेन अपने आप में खुद ही बता रही है कि सेल की मेम्ब्रेन, कोई भी सेल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाई जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो है प्लांट का सेल और दूसरा क्या है, एनिमल का सेल, एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल, देखिए यहाँ पर अगर मैं एक प्लांट का सेल बनाऊँ तो आपको दिखाई देगी 2 लेयर, और एक क्या दिखाई देगा आपको, एक आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ होता है थोड़ा सा इसमें। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो इसकी स्ट्रक्चर है इसमें ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा सेंटर में होता है। इसका रीज़न हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या होता है वो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। इसके अंदर जो वैक्यूल है या तो होगा नहीं या फिर बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कौन सी होती है, सेल वॉल, और इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, और इसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेट मीन्स इसमें आउटर जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस होगा ये सेंट्रली लोकेटेड होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो प्लांट सेल है उसमें पेरिफेरी की तरफ क्यों होता है न्यूक्लियस, और ये जो एनिमल सेल है इसमें सेंट्रली लोकेटेड क्यों होता है न्यूक्लियस। तो आपका आंसर होगा कि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल का जो साइज़ है वो बड़ा रहता है, और जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल का साइज़ है वो बहुत ही छोटा रहता है, या तो होगा ही नहीं या फिर उसका जो साइज़ रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा। ओके, जो दूसरा है वो हम इसमें बात करते हैं डीएनए। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक ऐसा डेंस पार्ट है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है जो कि आगे से आगे जो डिवीज़न के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचती है। ये आपको पता है कि इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम आज जो हैं वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। तो हमारी जो सेल्स है वो पता कैसे करते हैं कि हमें पीछे वाले सेल से ज़्यादा एडवांस होना है, या फिर हम यूँ कहें कि हमारे अंदर जो इवोल्यूशन आ रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर हो रही है, तो वो स्टोर हो रही है डीएनए की फॉर्म में। और ये जो डीएनए है ये प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है जो कि काम में आती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या फिर हम यूँ कहें कि नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो न्यूक्लियस है ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और ये जो डीएनए है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, और इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस से ये जो है बना हुआ है। इसमें शुगर भी होता है, इसमें फॉस्फेट भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम जब डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल डिटेल से करवाएंगे। और अब हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब होता है पहले के सेल्स। यूँ मानकर चलते हैं कि जब इवोल्यूशन, जब हम बात करते हैं कि बहुत पहले की, जब यूकैरियोटिक सेल्स थे नहीं तो उस टाइम सिंपल सेल्स थे। सिंपल सेल्स का मतलब ना तो उनमें कोई ऑर्गेनेलिज थी, ना ही उनके अंदर जो इतना बढ़िया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है अपनी मल्टीप्लिकेशन का काम और अपनी जो ग्रोथ का काम है वो सिंपल तरीके से कर रहे थे। तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले कौन आया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स आए थे या यूकैरियोटिक सेल्स आए थे, तो आप कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स मोर प्रिमिटिव है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लगभग क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। मोस्टली हम इन्हें डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। दूसरा क्या, बहुत छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड का मतलब हम ये यूकैरियोटिक को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस रीजन में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस रीजन में क्या है, न्यूक्लियस है। कहने का मतलब जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, जो डीएनए है, वो पूरे के पूरे सेल के अंदर क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। तो आगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर अब्सेंट रहती है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और प्रेजेंट रहती है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। अभी बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज के बारे में। तो यहाँ पर जो सेल डिवीज़न रहता है वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस से रहता है, और यहाँ पर जो सेल डिवीज़न रहेगा वो माइटोसिस से भी रहेगा और वो मियोसिस से भी रहेगा। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस क्या है वो वैसे तो हम सेल डिवीज़न के चैप्टर में करेंगे, पर अगर हम सिंपली देखें तो माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो मियोसिस प्रोसेस है ये हैप्लॉइड जो सेल्स हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारे रिप्रोडक्शन के अंदर काम में आती है। या फिर हम यूँ कहें कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अंदर मियोसिस होती है, और जो बाकी जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसके अंदर कौन सी प्रोसेस चलती है, माइटोसिस चलती है।
ओके। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है जो मेम्ब्रेन्स को कैरी नहीं करती है। मेम्ब्रेन लेस जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो ऑर्गेनेलीज है वो दो टाइप की होती हैं, एक जो मेम्ब्रेन को कैरी कर रही है, दूसरी मेम्ब्रेन को कैरी नहीं कर रही है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज होती क्या है। अगर हम ऑर्गेनेलीज के बारे में देखना चाहते हैं तो हम पहले देखते हैं कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि ऑर्गन्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारी स्किन है वो भी एक ऑर्गन है, हमारा लीवर है वो भी ऑर्गन है। अगर हम बात करें जो हमारा हार्ट है वो भी एक ऑर्गन है। तो हमारे ये सारे के सारे ऑर्गन हैं, ये हमारी बॉडी को चलाने में, हमारी बॉडी को ज़िंदा रखने में काम में आते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो सेल है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज है जो कि हमारे ऑर्गन के जैसे काम करती है। कोई उसको खाना देने का काम कर रही है, तो कोई उसके अंदर प्रोटीन बनाने का काम कर रही है, कोई उसे बीमारियों से बचाने का काम कर रही है। सारे की सारी जो ऑर्गेनेलीज है उसका अलग अलग काम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनेलीज दो टाइप की होती है, एक तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज जिसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है ये भी दो टाइप की है। एक तो जिसके बाहर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है, कहने का मतलब जिसके जो एक ही लेयर से क्या रहती है, बाउंड रहती है, एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। और दूसरी क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज जिसके बाहर आउटर और इनर दो टाइप की यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइबोसोम्स के बारे में। ये जो राइबोसोम्स है प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोम्स के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। जहाँ पर भी राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर होगी, वो होगी प्रोटीन सिंथेसिस। तो कहीं भी क्वेश्चन आए कि प्रोटीन को सिंथेसिस कौन करवाता है, तो उसमें अगर राइबोसोम आपको दिखाई दे रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। दूसरा सेंट्रियोल और तीसरा न्यूक्लियोलस। ये जो सेंट्रियोल है ये प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल के अंदर, और सेंट्रियोल का जो काम है वो है सेल डिवीज़न। ये सेंट्रियोल का जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ सेल को डिवाइड करने का है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस एक डेंस पार्ट है जो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस एक खुद डेंस पार्ट है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो अगर एक जगह इकट्ठा है, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है जो इकट्ठा है, जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस है कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर हम यहाँ पर बनाएं तो ये क्या है, एक सेल है और ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा डेंस पार्ट है, इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये खुद क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है क्या ये साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो सकता है क्या, तो आपका आंसर होगा नो, साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक नहीं दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन ये ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। तो आउटर और इनर यहाँ पर भी दो मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग रखती है साइटोप्लाज्म से, ओके। तो यहाँ पर ये तीन पार्ट हो गए, राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस। ये तीनों की तीनों क्या हैं, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज हैं। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करें तो उसमें आता है सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इनकी सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको बताऊँगा, सारी की सारी डिटेल्स में आपको इनके बारे में बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड होगी। गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स और वेसिकल्स, ठीक है। ये सारी की सारी क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली या तो ये जो क्लास के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूँगा, होपफुली मैं कल तक ये प्रोवाइड करवा दूँगा। अदरवाइज़ ये चीज़ आप नोट करके रखिए, एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, किसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, किसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, कौन सी ऑर्गेनेली कौन सी सेल में प्रेजेंट रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज कौन सी होंगी, प्लास्टिस में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट। आप शायद 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं।
क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर की ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने में रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही बात, जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में। यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में काम में आता है या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड्स है वो क्या करती है, ये सेल को ऑटोट्रॉफ्स बनाती है। ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना खाना खुद से बना सकता है। तो जहाँ पर भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट होगी उन्हें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा अपने खाने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी देने वाला सेल है, ये पावर हाउस ऑफ सेल भी हम इसे कहते हैं। तो ये जो सेल है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम इसका रहता है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स के बारे में कि जो सेल्स हैं उनके कैसी कैसी शेप्स रहती हैं और क्या उनका साइज़ रहता है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले तो हम कुछ एक सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर पहले पूछे गए हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर नेम ऑफ सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, ट्रैकिड्स और मेसोफिल सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को पता है कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कहाँ होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं। और ये इनकी शेप कैसी होती है, राउंड और बाई कनकेव। राउंड और बाई कनकेव, एक ही सेल की दो शेप कैसे हो सकती है। तो देखिए, अगर मैं इस हाथ को आपके सामने ऐसे दिखाऊं तो इसकी शेप कुछ अलग है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो इसकी जो शेप है वो क्या है, अलग है। तो इसमें क्या है, जब आरबीसी को अलग अलग एंगल से देखा जाता है तो उसकी दो शेप निकल कर आती है। तो वो कौन सी है, राउंड और बाय कनकेव। तो यहाँ पर जो दूसरा है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो डब्ल्यूबीसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स कहाँ मिलते हैं, ब्लड में। और इनकी जो शेप रहती है वो एमीबॉइड। एमीबॉइड का मतलब जैसे कि अमीबा की कोई शेप नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही डब्ल्यूबीसी की भी कोई शेप नहीं होती। तो कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहेंगे कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं। इंटेस्टाइनल जो सेल्स रहते हैं उनका काम क्या रहता है, आप कहेंगे कि जो इंटेस्टाइन है वो काम ही एब्जॉर्प्शन का करती है, तो ये भी क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन में ही मदद करेंगे। जी बिल्कुल, ये भी क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे नर्व सेल। जो हमारे नर्व सेल है ये कहाँ होते हैं, ये हमारे ब्रेन में होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशंस को आगे ट्रांसफ़र करने में, किसी चीज़ को याद रखने में, ठीक है, उनमें ये काम में आते हैं। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रहती है। ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे, अभी हम देखने वाले हैं कि ये कैसी स्ट्रक्चर है इनकी। आगे हम ट्रैकिड्स के बारे में बात करेंगे। जब हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे प्लांट्स के अंदर तो हम देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है। अभी वैसे इनके सेल्स हम देखने वाले हैं कि जाइलम के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, फ्लोएम के अंदर कौन से सेल्स होते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनका अलग एक पेज बनाया है। तो ये कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं। ये एक पार्ट है, ट्रैकिड एक पार्ट है किसका, जाइलम का। जाइलम एक टिश्यू है। जाइलम के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो कि एक कंप्लीट क्या बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है, मीसोफिल सेल। मीसोफिल सेल किस में पाए जाएंगे, लीव्स में पाए जाएंगे। और ये कैसे होते हैं, राउंड एंड ओवल रहते हैं। तो देखिए, तो ये जो है ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, और लीफ की जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, और नीचे वाली जो एक और लेयर है, तो यहाँ पर भी एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस है, दो लेयर ये एपिडर्मिस की रहेगी। एक तो अपर एपिडर्मिस जिसको हम एडेक्सियल, और नीचे वाली को लोअर एपिडर्मिस और एबेक्सियल एपिडर्मिस भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोमेटा है, ये कुछ एक स्टोमेटा ऊपर भी पाए जाएंगे और कुछ एक स्टोमेटा नीचे भी पाए जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स अगर रेगिस्तान या फिर राजस्थान जैसे एरिया में प्रेजेंट है, तो जो
स्टोमेटा है वो उसके लोअर वाली एपिडर्मिस पे पाए जाएंगे। उसका रीज़न है कि क्योंकि जो स्टोमेटा है वो वाटर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये माना जाता है कि अगर नीचे वाली सतह पे, नीचे वाले एपिडर्मिस पे अगर कोई स्टोमेटा प्रेजेंट है तो उसका जो वाटर लॉस है वो क्या होगा, कम होगा। ओके तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेयर है ये बनी हुई है मीजोफिल से। तो मीजोफिल के दो क्या होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं मीजोफिल के। एक कौन सा होगा, एक होता है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, दूसरे होते हैं पेलिसाडे मीजोफिल सेल्स। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होंगी जिनके अंदर गैप कम होगा ये पेलिसाडे, और जहाँ पर एयर स्पेस गैप ज़्यादा होगा उनको हम बोलेंगे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल, स्पंज। आप इसके वर्ड से भी इसका पता लगा सकते हैं। स्पंजी का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एक सेल्स हैं जिन नर्व सेल के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर कुछ ऐसे। तो हमने देखा था कि ये नैरो होते हैं और ब्रांच्ड इनकी स्ट्रक्चर रहती है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी जो शेप रहती है राउंड और बाइकॉन्केव सेल्स रहती हैं। और ये जो स्पिंडल शेप आपको दिखाई दे रही है ये क्या हैं, ट्रैकिड्स हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हमने बोला था कि ये एमीबॉइड शेप के रहते हैं। और ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि लॉन्ग और नैरो जो है, आपको क्यूबोइडल शेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके अब हम कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देखने वाले हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे छोटा जो सेल पाया जाता है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी हम बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज़ रहता है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर का इसका साइज़ रहता है। तो जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल अभी तक पाया गया है वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच का एग पाया गया है, जिसका जो शेप है वो, जिसका जो साइज़ है वो है 15 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर। जो इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 15 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक है। जो स्पर्म सेल है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल है। अगर हम बात करें कि ओवम है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो साइज़ है वो 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक रहता है। अगर हम बात करें कि आरबीसी का साइज़ कितना है, वो कितना है 7 माइक्रोमीटर। आप पता लगा सकते हैं, देखिए 7 माइक्रोमीटर का हमारा आरबीसी का सेल है, और यहाँ पर ये जो माइकोप्लाज्मा है ये कितने का है, 10 मीटर। तो कहने का मतलब हमारा एक छोटा सा सेल 7 माइक्रोमीटर का है, और यहाँ पूरा का पूरा माइकोप्लाज्मा ही कितने का है, 10 माइक्रोमीटर का है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं और कल आप PDF से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम और जाइलम के बारे में। जो फ्लोएम है और जो जाइलम है इसके अंदर ये क्या रहते हैं, ये अलग अलग इनके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सीपोर, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लोएम बनाते हैं। और फ्लोएम का क्या काम है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये बाई डायरेक्शनल रहता है। ये रूट से जो खाना है वो लीव्स से कहाँ पहुँचाता है, रूट्स की तरफ पहुँचाता है, और ये जो डेवलपिंग लीव्स है वहाँ पर भी खाना पहुँचाता है। तो कहने का मतलब ये नीचे की तरफ भी इसका डायरेक्शन रहता है और ऊपर की तरफ भी इसका डायरेक्शन रहता है, बाई डायरेक्शनल ये रहेगा। अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और आप सभी को पता है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा रूट से लीव्स की तरफ रहता है, तो इसकी एक ही डायरेक्शन रहेगी। तो हम बोलेंगे कि ये जो जाइलम है रिस्पॉन्सिबल है यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर या फिर फ्लूइड। तो जाइलम वेसल्स, ट्रैकीज, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जिससे ये क्या है, मिलकर बना हुआ है कंप्लीट। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ एक प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आज हमने क्लास देखी है। इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं और कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वाज। तो किसने बताया था कि जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? तो आप कहेंगे कि रॉबर्ट हुक ने बताया था सबसे पहले। हमने यहाँ लिविंग सेल के बारे में नहीं सुना है, ठीक है। लिविंग सेल के बारे में बोलता तो हमारा आंसर कुछ और होता, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ टोमेटो सेल इज ईट्स। तो इनमें से कौन सा सेल का पार्ट है जो कि नॉन लिविंग है?
क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये तो हमें खाना देता है। अगर यही नॉन लिविंग होगा तो हमें खाना कौन देगा, है कि नहीं? हमें नहीं, मतलब प्लांट सेल्स को। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? ये तो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, ये भी डेड नहीं हो सकता। सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो हमारे सेल को कवर कर रही है, ये भी डेड नहीं हो सकती। यहाँ पर ये जो सेल वॉल है ये एक डेड लेयर है जो कि कहाँ प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है। ओके, आगे हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन। तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड सेलुलर कंपोनेंट्स, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड सेलुलर कंपोनेंट्स। वेल डिफाइंड सेलुलर कंपोनेंट्स प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ना कि यूकैरियोट्स में। दूसरा, गुड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन एंड डिवीजन। जी बिल्कुल सही बात, डिवीजन और रीजनरेशन की अगर बात करें तो वो प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि एक सिंपल सा सेल है, अगर डिवाइड करना हो तो भी जल्दी होगा, अगर उसको ग्रोथ करना हो तो भी जल्दी होगा, रीजनरेशन करना हो तो भी जल्दी होगा। अब ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है, बी वाला, नो सेलुलर डिफरेंशिएशन। सेल्यूलर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। कहने का मतलब इसमें जो सेल है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं बने हैं, उसमें अलग अलग जो ऑर्गेनेली है वो नहीं बनी है। इसमें हाँ राइबोसोम जरूर प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ यूकैरियोट्स नहीं, हमने क्या पढ़ा है, ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सी है, प्रोकैरियोट्स है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो बी और सी रहने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स lack membrane bound organelles while eukaryotes have well defined cellular organelles। ये बात बिल्कुल सही कही है कि lack का मतलब नहीं है membrane bound organelles, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, membrane bound organelles होती ही नहीं है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और well defined न्यू cellular organelles होती है किसमें, यूकैरियोट्स में। तो हमारा आंसर फर्स्ट है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ठीक आंसर है। लिविंग सेल्स आर क्लासिफाइड, देखो हमें आंसर मिल चुका है पर फिर भी हम देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बाकी ऑप्शंस। लिविंग सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हम यूँ नहीं कह सकते कि वो न्यूट्रिशन कैसा ले रहा है तो हम उसको प्रोकैरियोट बोल दें या यूकैरियोट बोल दें। नो, उसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर ऑर्गेनेली कैसी है, दिखने में कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, डिपेंड करती है कि जो सेल है वो प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय लुईस पॉस्चर। नो, लुईस पॉस्चर ने नहीं कहा था, रॉबर्ट हुक ने कहा था सबसे पहले तो। हाँ, लिविंग सेल के बारे में तो एंटन वॉन लीवनहुक ने बोला था। अब लुईस पॉस्चर ने क्या कहा था, लुईस पॉस्चर ने पाश्चराइजेशन के बारे में बताया था। पाश्चराइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम मिल्क को एक बार गर्म करके फिर चिल्ड करते हैं तो उसे काफ़ी टाइम तक यूँ कह सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ से हम उसे बचा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो क्या है, थोड़ी टाइम के लिए रुक जाती है। ठीक है, तो इन्होंने पाश्चराइजेशन के लिए एक कंसेप्ट दिया था लुईस पॉस्चर ने। एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स रिस्पेक्टिवली। नहीं, यहाँ पर एनिमल सेल क्या बता रहे हैं कि यूकैरियोट्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। नहीं, हमने ये चीज़ भी देखी है कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल, इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। पर प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं, कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्गेनेली होती ही नहीं है, तो फिर न्यूक्लियस तो उसमें होगा ही नहीं। पर ऐसा तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एनिमल और प्लांट सेल है दोनों के दोनों ही क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, मैच करना है कि कैसे जो ये वाले ऑप्शंस हैं ये इनके साथ को रिलेट कर रहे हैं। तो देखिएगा, मैच द सेलुलर ऑर्गेनेलीज कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एक्शंस होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज़ को इंगल्फ करके उसको मारने में, उसको डाइजेस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। प्लास्टिड्स जो हैं, प्लास्टिड्स क्या है, फूड फैक्ट्री है, खाना बनाने के लिए काम में आते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट इसी में ही आते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करते हैं, हेरिडिटी को मतलब हेरिडिटी क्या है, ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको आगे से आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके अंदर ट्रांसफ़र करने का काम किसका रहता है, न्यूक्लियस का। और जो लास्ट ऑप्शन है वो कौन सा बचा है हमारे पास, यहाँ पर ये जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस की तरफ भी जा सकता है और फूड फैक्ट्री की तरफ भी जा सकता है। तो ये तो फिर कंफ्यूजन वाली बात हो चुकी है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो प्लास्टिड है ये तो दोनों तरफ जा रहा है, ये खाना भी बना सकता है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाने का, इसका काम नहीं है फोटोसिंथेसिस करने का। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको, ये जो प्लास्टिड्स है ये काम करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये काम करेंगे फूड फैक्ट्री। यहाँ फूड फैक्ट्री ना होकर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, फॉर मेकिंग एनर्जी, ये एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि फूड फैक्ट्री है। ठीक है, अब ये सही है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, लाइसोसोम का फोर्थ, फिर प्लास्टिस सॉरी लाइसोसोम्स का थर्ड, लाइसोसोम्स का थर्ड, फिर क्या आएगा फोर्थ, फिर क्या आएगा सेकंड, और फिर क्या आएगा फर्स्ट। तो 3 4 2 1 इसका आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई करेक्टली मैच्ड ऑप्शंस। तो देखिएगा, तो डी डू, तो यहाँ पर डी डू ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था क्या, नो, यहाँ पर बताया था किसने, कैमिलियो गोल्जी ने। इसका मतलब ये भी ऑप्शन, कैमिलियो गोल्जी ने राइबोसोम्स के बारे में नहीं बताया था, डी डू ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताया था, अल्टमान ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में नहीं बताया था। जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन से हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अमोंग ऑल द सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल द स्मॉलेस्ट वन कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नो, लाइसोसोम्स नो, प्लास्टिड्स नो, सही कौन सा है, राइबोसोम्स क्या है, सबसे छोटी ऑर्गेनेल्स रहती हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मैन टू विटनेस अ लाइव सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वाज, किसने लाइव सेल के बारे में बताया था, रॉबर्ट कोच, नहीं ये तो नाम ही नहीं सुना आपने। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक नाम जरूर सुना है, पर इन्होंने तो कौन सा बताया था, डेड सेल्स के बारे में बताया था। एंटन वॉन लीवनहुक, इन्होंने किसके बारे में बताया था, लिविंग सेल्स के बारे में बताया था, और ये बिल्कुल सही आंसर है, रॉबर्ट बॉयल, नो। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहने वाला है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम आगे बढ़ेंगे। और आई होप ये जो आपको सेशन है अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।